नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। जिस तरह से कुछ वक्त पहले आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी में काफी चीजों में बदलाव हो गई थी, मगर आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम है डॉक्टर विवेक कुमार। और मुझे लगता है इनसे परिचय कराना सूरज को रोशनी दिखाने का एक हो सकता है अंदाजे बयां। मगर फिलहाल सर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आज के समय में जिस तरह से बहुजन आइडियोलॉजी की बात हो रही है और बहुजन आइडियोलॉजी में बात करने के लिए बाबा साहब के नाम का हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, और वहीं पे युवाओं की अगर बात करें तो युवा भी कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पा रहा कि जाना कहाँ है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे आसान सा तरीका यह है कि कौन सी ऐसी विचारधारा है जो समाज में सभी को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व देने की बात करती है। कौन सी ऐसी विचारधारा है जो समानता लाने की बात करती है। हम अगर उस विचारधारा की पड़ताल कर ले और उसके बाद फिर उस दल का कार्यक्रम क्या है, अगर हम उसको देख लें तो मुझे लगता है कि हमें आसानी होगी कि कौन सा दल है जो वास्तविकता में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उन्नति देखना चाहता है। वरना नारे कुछ लोग लगाते हैं, छद्म नारे, लेकिन कार्यक्रम जब करते हैं तो उनका कार्यक्रम जो है पृथकता लिए हुए होता है या चंद व्यक्तियों के लिए होता है। तो हमको दूरदृष्टि के आधार पर समाज के दलों के अंदर उनकी विचारधारा की पड़ताल करनी पड़ेगी। अच्छा, इस पहचान के लिए कहीं ना कहीं काडर की जरूरत है, और आज के समय में देखा जाए तो तमाम संगठन बन गए हैं, वो काडर दे रहे हैं, मगर जब बात आती है चुनाव के टाइम पे तो साइलेंट भी हो जाता है। ये भी देखने को मिलता है, वो आप बताते नहीं कि पॉलिटिकल जाना नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो लोग संगठन, जो भी संगठन कह रहा है मैं कैडर दे रहा हूं, तो उसको कैडर का मतलब पता है। जो लोग भाषण देते हैं जी, या अपना आत्म वृत्तांत सुनाते हैं, जिसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं जी, उसको वो कैडर कहता है जी। कैडर का मतलब अपने समसामयिक समय में घटने वाली राजनीतिक परिघटनाओं का वर्णन नहीं होता। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम अगर वर्तमान समय में घट रही राजनीतिक घटनाओं का वर्णन अपने भाषण में करें तो वो कैडर नहीं है जी। कैडर जो है वह आपकी जो दल है, आपका जो दल है, उसकी मूलभूत विचारधारा क्या है जी, उसके नायक कौन है, उनकी नायिकाएं कौन है, उनके संघर्ष की कहानी क्या है। जब हम इसको समसामयिक रूप में ढाल करके उसकी विचारधारा, उसके नायक, उसकी नायिकाएं, उनका संघर्ष, उनके कार्यक्रम और उनके क्रियाकलाप, इन सब को तारतम्य से बताते हैं जी, तब हमको रास्ते दिखाता है। कैडर हमको रास्ता दिखाता है कि हां, इस रास्ते पर हमको चलना है जी। आपको कैडर जब मिलेगा तो पता लगेगा कि विचारधारा को बार बार क्यों मारा जाए, क्योंकि अगर बार बार विचारधारा को नहीं मारेंगे तो विचारधारा मर जाएगी। जब विचारधारा मरेगी तो विचारक मर जाएंगे, विचारक मरेंगे तो इतिहास मर जाएगा। जैसा कि बहुजन समाज के आंदोलन के साथ हुआ, उसके इतिहास को मारा गया। और आपकी किसी भी पुस्तक ने कक्षा के अंदर उनके नायक और नायिकाओं की कहानी पढ़ाई नहीं जी। और इसलिए कैडर कैंप में उनको परिवर्तित करके हमें जो है समाज को बताना पड़ेगा कि आखिर हमारी विचारधारा क्या है, और हम वो जो दल है उसकी विचारधारा दूसरे दलों से किस प्रकार भिन्न है। जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी जी, ये नारा बहुजन समाज पार्टी ने 1984 में मान्यवर कांशीराम बहन जी ने लगाया जी। लेकिन क्या है, आज उसको लोग अंगीकार कर रहे हैं। और तो और मुझे हंसी आती है, जो आपके यूट्यूबर, जिनको आप बहुत बड़ा यूट्यूबर कहते हैं, उनको ये नारा ठीक से उच्चारित करना नहीं आता। टेलीविजन पर या यूट्यूब चैनल पर वह इस
नारे को ठीक से तारतम्य उच्चारित नहीं कर सकते और वो दूसरे लोगों को इसका श्रेय दे रहे हैं कि इनकी वजह से ये नारा आया। बिल्कुल। मैं उनसे अगर पूछता हूं कि ठीक है भाई, अगर ये नारा उनका है और ये उस नारे में विश्वास करते हैं, तो क्या इसके साथ साथ दूसरा नारा भी लगा था? क्या उसमें विश्वास करते हैं? वो क्या नारा था? एक तरफ तो कहा मान्यवर ने वो जो है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, और भागीदारी भवन बना करके उसको बता दिया। लेकिन बाद में एक नारा और दिया उन्होंने, वो था वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या ये जो दल हैं जो कि अल्पसंख्यकों के दल, एक तरह से कहना चाहिए, कम फ्यूजन लोग हैं, उसमें बहुजन नहीं है, उसके अंदर कुछ लोगों के 1585 में जो डिवाइड किया था वो दल हैं, वो मान्यवर कह रहे थे ये जो तुम्हारा राज है 15 वालों का वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या जो दल इस समय जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी वाला नारा लगा रहे हैं, क्या इस नारे को भी अंगीकार कर पाएंगे? दूसरा इसी के साथ नारा लगाया था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा। और तीसरा नारा यही पता, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, और लास्ट में बाबा काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। अब ये सब नारे उसके साथ हैं, केवल जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा नहीं रुका, उसके साथ साथ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, ये 6 नारों का एक सामुच्चय है। क्या उसको लोग अंगीकार कर पाएंगे? ये है हमारा जो है, ये हमारी फिलॉसफी, ये हमारा जो है विचारधारा, ये हमारा कैडर ऐसा होना चाहिए। अगर हम इसकी तरफ देखेंगे तो कहीं जाकर के हम आने वाले समय में किधर हमें चलना है, कौन सी विचारधारा को चुनना है, तब हम तैयारी कर पाएंगे। वरना क्या होगा, हम आएंगे और हम अपने बारे में बोलेंगे, मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसा था, और जय भीम जय भारत। दूसरा आएगा, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये संघर्ष किया, मैंने वो संघर्ष किया, आप आइए, जय भीम जय भारत। वो तीसरा आएगा, वो भी ऐसी बात करेगा, बाबा साहब की वो लगा लेगा फोटो और कहेगा बाबा साहब को हम मानते हैं। बाबा साहब को मानते हो क्या? बाबा साहब की भी मानते हो? तो ये फिर अंतर हो जाएगा। तो ये बातें आप तब सीखेंगे जब आप विचारधारा को परिपक्वता प्रदान करने के लिए बैठ करके शांतिपूर्वक कैडर कैंप लगाएंगे। अच्छा। वरना जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद यही नारे लगाते हुए आप धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। धरना प्रदर्शन से आंदोलन नहीं चला करते हैं। आजकल के समय में तो ट्विटर राजनीति की दिशा बदल देता है। एक ट्विटर के अंदर तो गणेश दूध पीने लगता है, दूसरी तरफ जिसे कहना चाहिए लोग फाट पड़ते हैं। तो किस प्रकार हम अपने कैडर को अपनी मीडिया बना ले? अगर हम मीडिया बना ले गए तो मुझे लगता है कि हम फिर से जो है एक विचारधारा को परिपक्व कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो बात कही इसी पे मेरा सवाल था कि प्रदर्शन को लेकर बसपा जब मानवर साहब थे तमाम प्रदर्शन हुए, आज के समय में जो यूथ में डाइवर्जन आ रहा है वो प्रदर्शन कर रहा है, चीजों को समझ नहीं रहा है। ऐसे ही आप पे भी कई बातें कही जाती हैं मगर आप उसका जवाब जिस तरीके से देते हैं, मैंने आपका एक शो देखा था, लखनऊ में हुआ था साहित्य तक में, वहां पे 2 प्रोफेसर बैठे थे, मगर एक प्रोफेसर पे बयान सब बोल रहे थे मगर दूसरे थे विवेक कुमार, जब वो बोल रहे थे तो उसके जवाब ना दे पाने पर जो भारतीय जनता पार्टी या उनके संगठन के लोग थे जो उनकी विचारधारा के थे उस पर नहीं बोल पाए थे। वजह क्या है, कहां पे कमी आ रही संगठन में? नहीं, संगठन की सबसे जो बड़ी बात है ना कि आप मूलभूत जो विचारधारा उसको पकड़िए। हमारी मूलभूत विचारधारा प्रतिक्रियावादी नहीं है। मान्यवर ने जब अपनी विचारधारा का पाठ्यक्रम बनाया तो वो एक सकारात्मक, मान्यवर कहते थे अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो उसको मिटाना नहीं है जी, उसके सामने बड़ी लाइन खींचनी है जी, और अगर बड़ी लाइन खींचेंगे तो दूसरी खुद ब खुद छोटी हो जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरों की लाइन मिटाने की बात करते हैं। हम अपने विचारधारा को नहीं परोस पा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं कि जो संघर्ष था मान्यवर का, और मान्यवर ने कहां से सीखा, वो फूले से सीखा, साहू से सीखा, उन्होंने पेरियार से सीखा। मान्यवर कहते थे कि जो है हमने नारायण गुरु से सीखा, और उधर जो है आप चले जाएंगे तो बाद में रविदास, कबीर, दादू, इन सब से उन्होंने लिया।
और तो और उस कैडर में वो उन्होंने बताया कि हम इनके कार्यक्रमों को ही लागू कर रहे हैं। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कुहन, छोट बड़े सब सम बसे, रैदास नए प्रसन्न। अब आप मुझे बताइए कि छोट बड़े सब सम बसे तो यानी कि समानता की बात, और ऐसा साहू राज में यानी कि ऐसा सोसाइटी में चाहता हूं, तो वो भी वही बोल रहे थे। बाबा साहब उसको बाद में समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक लाइन खींचती है। बुद्ध ने शील मैत्री करुणा की बात करी, उधर फूले और साहू ने समानता की बात करना शुरू करी, डेमोक्रेसी को लाने की बात करी। बाबा साहब ने उसको आगे बढ़ा दिया, और बीच में 15वीं शताब्दी में गुरु रविदास ने भी जो है समानता की बात करी। तो ये जो एक लाइन खींचती है, ये कहीं ना कहीं समाज की जड़ों को और मजबूत करती है। और इसीलिए मान्यवर कहा करते थे, जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं, उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं हो पाती। तो गैर राजनीतिक जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए, ये कैडर का मशवरा हो सकता है, उसका कंटेंट हो सकता है। आपने मानवर साहब के टाइम भी देखी राजनीति, आज भी देखी, कि ऐसे लीडर थे जो कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पे दिखते थे, मगर आज उनका डाइवर्जन कैसे देखते हैं? क्या मूवमेंट, बीएसपी का मूवमेंट कमजोर हो गया या कुछ इस तरीके से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मूवमेंट कमजोर। देखिए क्या होता है कि समय जो आंदोलन होता है कभी रेखीय दृष्टि से एकदम ऊपर रैकेट की तरह नहीं जाता है, वो सागर में लहरों की तरह होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। भारत की जितनी भी पार्टियां हैं उनको देख लीजिए, कभी नीचे थी आज ऊपर आ गई हैं, कुछ जो ऊपर थी वो नीचे चली गई हैं। तो यही समय बहुजन समाज पार्टी के साथ भी है, वो कभी ऊपर थी आज कभी नीचे, लेकिन आंदोलन उसका उसी प्रकार जारी है जैसे कि उसकी विचारधारा जारी है। उसने कहीं डाइवर्शन नहीं किया। वो आज भी बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, फूले, साहू, इन सबको ही साथ लेके चल रही है। या आपने जितने विश्वविद्यालय देखे थे, वो सबके सब जो है बाबा साहब अम्बेडकर, फूले, साहू और गौतम बुद्धा, ये सब विश्वविद्यालय बनाए गए। बाद में कांशीराम उर्दू फारसी विश्वविद्यालय भी बनाए गए। तो वो विचारधारा के आधार पर ही कार्यक्रम तय हो रहे हैं। अम्बेडकर ग्राम योजना है ना, कांशीराम शहरी गरीब योजना, ये सब क्या है? ये सब के सब कार्यक्रम उन समाजों के नायकों के नाम पर हैं जो कि उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। यानी कि संघर्ष को किस तरह आगे बढ़ा रहे, मतलब एक माले में पिरोया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने, और वही बहन जी आज बताती हैं कि किस प्रकार जो है हमें लेकर के चलना है। यहां तक कि वो तो अपने बचपन का किस्सा भी सुनाती है। अच्छा, कि बचपन में किस प्रकार उनके पिताजी उनको 14 अप्रैल में नए कपड़े पहनवा करके उनको ले जाते थे झांकियां दिखाने। बाबा साहब अम्बेडकर की जब झांकी निकलती थी, और उसको देख करके बहन जी के अंदर भी उन्होंने कहा कि मेरे अंदर भी वो जज्बा जागा कि बाबा साहब कौन है, पूछा उन्होंने। और जब पूछने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं ऐसा काम करूंगी तो क्या मुझे भी लोग इसी तरह मानेंगे? तो उनके पिताजी ने कहा हाँ। तो कहीं ना कहीं जो आज का यूथ है उसको बहन जी आह्वान कर रही थी कि आप आइए और अपने यूथों को कार्यक्रम के अंदर उनके संतों के, गुरुओं के, बाबा साहब अम्बेडकर के, फूले के, साहू की जयंतियों पर कार्यक्रम में लेके आइए, जिससे कि उनकी विचारधारा और पुख्ता हो। ये वरना आज के समय में जो नायक हैं, नायिकाएं हैं, वो भीड़ में खो जा रहे हैं जी। हर व्यक्ति, हर पार्टी अपना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुजन आंदोलन, बहुजन विचारधारा उनको किस प्रकार मानती है, उसका अपना एक विशेष मंतव्य है। उस विशेष मंतव्य के तहत हम तभी जान सकते हैं जब हम उसमें जाएंगे कार्यक्रम में। और इसलिए अगर सचमुच हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो दिशा देना चाहते हैं, तो हमें अपने युवाओं को, अपने बच्चों को, अपने जो है महिलाओं को, अपनी बच्चियों को उस कार्यक्रम में ले जाकर के उनकी विचारधारा को और उनके नायक नायिकाओं को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल, बातों बातों में एक बड़ी बात आपने बता दी कि बसपा सुप्रीमो की जो इस समय लेगेसी आज मशहूर है, और कोई भी पार्टी हो, बंद कमरे में लोगों को डाइवर्ट करने के लिए भी बसपा सुप्रीमो का नाम लेते हैं। वहीं पर आपने एक बात कही कि आजकल उनके जिक्र करने का तरीका भी बदल गया है, क्योंकि मुझे लगता है वो काडर
इस यूथ को नहीं मिल पा रहा, उनके ट्वीट का स्टाइल भी बदल गया है बिल्कुल। कि बहुत सिंपल और स्ट्रेट बोल रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता है कि आप उनको फॉलो करेंगे तो जो एक मानवता है बुद्ध तत्व की, उस मानवता के तहत ही उनका एक एक कार्यक्रम चला है। चाहे वो महामाया गरीब बालिका जो है योजना थी, जी। वो क्या थी? वो एक जिसे कहना चाहिए महामाया के नाम से हाँ गरीब बालिकाओं के लिए एक योजना। जी। लोग नीतीश कुमार की साइकिल को बहुत वो करते हैं, लेकिन बहन जी की साइकिल भी देने की कार्यक्रम था, उनको क्यों नहीं करते हैं? उसके बाद जो अंबेडकर ग्राम योजना में 7 प्रकार के जो कार्यक्रम थे, उनको जरा देखिए आप। लिंक रोड तक बनाने की बात थी, खंबा था, पानी था, एएनएम था, यहाँ तक कि एक स्कूल की बिल्डिंग थी, कम्युनिटी सेंटर था जिसके अंदर बारात रुकती थी, जिसके अंदर वोट पड़ते थे। वो सब किस लिए था? वो कि समाज का जो है एम्पावरमेंट हो। जब हम अपनी अस्मिता अंबेडकर ग्राम का नाम हम दे देंगे जी। तो क्या होगा? अंबेडकर का जिस बस्ती का नाम जाति के नाम से मशहूर था, उसको बाबा साहब के नाम पे दे देने से आप सोचिए कि कितना बड़ा सशक्तिकरण हुआ होगा उस समाज का कि अरे आज हम अंबेडकर ग्राम के निवासी हैं। उसी प्रकार जो मान्यवर कांशीराम गरीब शहरी विकास योजना जो बनाया उन्होंने, वो क्या थी? वो मान्यवर का 2.5 लाख रुपए में एक गरीब को मकान देना। ये जो कल्याणकारी योजनाएं थी, ये कहीं ना कहीं एक ममता का एक नया रूप दिखाई पड़ रहा था, जो हम देख रहे थे किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन। जी। हम एडमिनिस्ट्रेशन में वो ममता का एक छाप देख रहे थे, लेकिन अफसोस जो है हमारे समाज को वो ममता नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो हमें पुनः उन्हीं कार्यक्रमों पर लौटना पड़ेगा, अपने कैडर में उस ममता की छांव को पुनः जागृत करना पड़ेगा, जिससे कि लोग जुड़ सकें सीधे कि नहीं, हमारी जब सरकार बनी थी तो कैसा हुआ था और अब हमारी कैसी सरकार बनी। अगर विवेक कुमार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आपने कैडर दिया है और दिल्ली में आप जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जाकर लोगों से मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आज के समय में यूथ को अगर जानना है तो कैसे जाने कि किस ओर जाना चाहिए और यूथ के लिए कौन बेहतर हो सकता है? देखिए, भारत में यूथ कई प्रकार के हैं। अच्छा। 4 प्रकार के तो हमको दिखाई देते हैं। पहला यूथ है जो, क्योंकि 68% आबादी आज भी रूरल एरिया में रह रही है, वो ग्रामीण यूथ है। ग्रामीण यूथ अपने पारिवारिक संबंधों में फंसा हुआ है। मैं अपने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि वह ग्रामीण यूथ अभी भी उसके अंदर अनपढ़ बहुत सारे लोग हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी हैं, खेतिहर मजदूर है तो भी पारिवारिक जिम्मेदारी है, खेतिहर जिसका उसकी भी पारिवारिक जिम्मेदारी है, और वो समाज से कहीं कटा हुआ है, अपने पारिवारिक संबंधों में मूल्यों के भंवर में फंसा हुआ है, और उसको जो पिताजी कह रहे हैं और माता जो कह रही हैं, उसके परिवार वाले कह रहे हैं, उसके नाते रिश्तेदार कह रहे हैं, वो मान रहा है। ऐसा यूथ है। दूसरा यूथ जो है फर्स्ट जनरेशन है, जो आया है कहाँ? निकल करके शहरों में। जी। लेकिन शहरों में उसके पिताजी पहली बार नौकरी करने आए, और नौकरी करने आए तो उनका ट्रांसफर हो गया तो वो वहीं पर है। अब ये आज्ञाकारी यूथ है। इसके पिताजी ने कहा डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनना है, वो उसी में लगा हुआ है। लेकिन ये आज्ञाकारिता जो है, इसको बहुत सारे राजनीतिक दल यूज करते हैं, और वह अपनी पार्टी के छात्र संगठन बना देते हैं जी, जिसके अंदर ये यूथ जो है अपने आप स्वेड अवे ये चला जाता है। जाति डाइवर्जन भी होता है, वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल हम अपने यूथ की बात कर रहे हैं। एक तीसरा यूथ है जो कि पाश्चात्य देश का सुनता है गाना और पाश्चात्य का खाना खाता है खाना। अच्छा। और पहनावा भी पाश्चात्य देश का पहनता है, और उसको भारत से कुछ लेना देना नहीं, वो वेट कर रहा है पहली फ्लाइट मिले और मैं चलता हो जाऊं, है ना। आईएएस के लड़के और बड़े बड़े बिजनेस घरानों के लड़के वो इस प्रकार में आते हैं। एक चौथा यूथ है जिसको आपने जोमैटो और स्विगी पर देखा होगा ले जाते हुए, ब्लिंकिट पे ले जाते हुए देखा होगा, जिसको हम लोग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कह रहे हैं। बेचारे को उसको पता नहीं कि कल उसको क्या मिलेगा, और वो जो इतना ज्यादा असहाय है कि बता नहीं सकते। तो इस प्रकार ये होते हुए 4 प्रकार के यूथ
हमको दिखाई दे रहे हैं। उसमें पांचवें प्रकार का यूथ जो है वो है दलित यूथ, एक ट्राइबल यूथ जी, इनको अगर मिला लें तो ये अस्मिता के मारे हुए यूथ हैं जी। इनको अस्मिता के अंदर घेरा गया है कहीं ना कहीं, इनको ये बताते हुए कि तुम हीन हो, दीन हो, तुम जिसे कहना चाहिए अगर उठोगे तो तुम्हारी जाति पीछा करेगी, अगर नहीं भी पीछा कर रही तो इनको उल्हाने देना, इनको ताने देना, इनका अनादर करना। तो इस प्रकार का यूथ कहीं ना कहीं अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता है और उसको जो भी व्याघ्र रूप में दिखाई पड़ता है कि ये मेरी तरफ से बोल रहा, वो उसकी तरफ हो जाता है। हमें ऐसे यूथ को विचारधारा के आधार पर, धरातल के आधार पर लंबी लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ेगा। व्याघ्रता का से काम नहीं चलेगा। मान्यवर कहते थे दिल में आग और दिमाग में ठंडक। अच्छा, अगर दिल में आग और दिमाग में भी आग होगी तो विस्फोट हो जाएगा जी। तो इसलिए दिल में आग होनी चाहिए सामाजिक परिवर्तन की, लेकिन दिमाग में ठंडक होनी चाहिए। मुझे लगता है कोई इस समय खड़ा दिख नहीं रहा, क्योंकि दिल में आग और दिमाग में भी आग दिख रही है, क्योंकि प्रदर्शन के लिए युवाओं को एकत्रित करने इसीलिए हमारे कैडर की भूमिका बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे नेताओं को विचारधारा के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा को, सत्ता की विचारधारा को हमको बताना पड़ेगा कि नहीं, धरना, प्रदर्शन, विस्फोट से काम नहीं चलेगा। हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, संगठन से काम चलेगा। अच्छा, संगठन अगर हम कर ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा बड़ा लड़ाई लड़ पाएंगे। वरना आज हम रिएक्शन करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, कल हमारी क्षमता और कम हो जाएगी, परसों प्रतिक्रिया करेंगे फिर क्षमता कम हो जाएगी। तो हम अपना आंदोलन बनाएंगे कब? अगर हम प्रतिक्रिया ही करते रहेंगे। हम उसमें अपना समय भी हटाएंगे, हम उसमें अपना पैसा भी एक्चुअली खत्म करेंगे और पता ही चलेगा कि हमें रिएक्शन करना है। तो हम अपना आंदोलन कब बनाएंगे? इसलिए रिएक्शन नहीं करना है, एक्शन करना है। मतलब फिर से हमें जीरो से स्टार्ट नहीं करना, बार बार जीरो से हम क्यों स्टार्ट करें? हमारे पास अगर कुछ है उसको हम संजोएं और उसको हम बढ़ाएं, उसको हम सुरक्षित करें। तब हमारा जो समय है, जो मान्यवर गए थे अपने 1978 में, 71 से शुरू किया था, 73 में फॉर्मूला खोजा जी, और 78 में उन्होंने बामसेफ बनाई, 81 में बामसेफ DS4 बनाई, 84 में BSP बनाई, 95 में सरकार बनाई, 97 में सरकार बनाई, 2002 में सरकार बनाई, 2007 में सरकार बनाई। अब आप कह रहे हो कि नहीं, मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर से खोजूंगा फॉर्मूला, मैं फिर लाऊंगा। तो भैया, तो हम तो खोजने वाले फॉर्मूले ही वाले हो गए। अच्छा। तो हम सत्ता कब भोगेंगे? सत्ता भोगने के लिए जहां पर हमने अपना सांस्कृतिक पूंजी एकत्रित की है, वहीं से चलना पड़ेगा, वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ये बात हो रही थी तमाम बिंदुओं की। आखिरी सवाल जरूर आपसे लूंगा, क्योंकि 2 दिन पहले एक ट्वीट आपने किया कांग्रेचुलेशन का, तो आज के समय में कैसे देखते हैं उस लीडर को, आकाश आनंद? नहीं, मुझे लगता है कि आपकी मुलाकात भी हुई है? नहीं, मेरी मुलाकात तो बहुत पहले हो गई थी और मेरे विश्वविद्यालय में भी आए थे। मैं तो सबसे पहले, मुझे लगता है कि बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहन जी ने एक सुलझे हुए यंग लीडर को एक बार पुनः समाज को समर्पित किया है और समाज को सौंपा है। यह दृष्टिकोण उनका बहुत पहले से है, लेकिन व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं समाज के अंदर फूंक फूंक करके कदम रखता है, और यहीं से बहुजन राजनीति और सवर्ण राजनीति अलग अलग हो जाती है। क्योंकि सवर्ण राजनीति के अंदर कोई भी व्यक्ति जब पदार्पण करता है तो उसकी ताजपोशी अपने आप हो जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति पदार्पण करता है तो उसके प्रति अनेक प्रकार के खड्डे खोदे जाते हैं, अनेक प्रकार का जो है उसकी छवि को धूमिल करने के लिए नाना प्रकार की बातें की जाती हैं। तो कैसे उसको समायोजित करते हुए, कैसे उसे सुरक्षित रखते हुए उसको आगे बढ़ाया जाए, ये एक बार पुनः जो है उन्होंने सौंप करके, मुझे लगता है कि इस बहुजन राजनीति पे बहुत बड़ा एक तरह से दिशा निर्देश दिया है कि आने वाले समय में जो है एक युवा ही बहुजन आंदोलन की राजनीति का जो है मतलब लीड करेगा उसको। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा परिघटना है बहुजन आंदोलन की पूरे भारत के अंदर,
जिसको मुझे लगता है कि लोग उतनी सीरियसली ले नहीं रहे हैं, केवल इसको एक हाइप बना करके छोड़ दिया है, इसका जो है दूरगामी परिणाम आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होते हुए दिखेगा। तमाम बिंदुओं पे बात हुई विवेक सर से और आपके सामने कहीं ना कहीं जिस मिशन मूवमेंट की बात की काफी कुछ उन्होंने बताया। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने हमारे चैनल के साथ